नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत सभी दर्शकों का, सभी चाहने वालों का जीवन उत्साह न्यूज पर। मैं रमेश शर्मा आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करवाने के लिए ले चलना चाह रहा हूं। और जैसा कि आप वैसे भी जानते हैं कि जीवन उत्साह न्यूज द्वारा हमेशा जागरूकता को लेकर एक नई पहल करने का जो प्रयास है, उस सिलसिले को हम जारी रखते हुए, क्योंकि मैं पिछले 5 महीने से बिल्कुल एकदम मीडिया से बाहर था। कुछ दर्शकों को जानकारी है, कुछ को नहीं है। मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम था, मेरी बेटी बीमार हो गई थी, तो इस वजह से मैं 4-5 महीने से बिल्कुल बाहर था और अभी भी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अब जैसे जैसे मुझे समय लग रहा है, मैं जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने की बात कर रहा हूं। और देखिए, मेरा जो मोटिव है किसी भी मुद्दे पर बात करने का, वो केवल ये है कि हमारा जो समाज है या हम जो लोग हैं, इस समाज के जो प्राणी हैं, जब समाज के बारे में सोचेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। अब अच्छा सोचेंगे तो अच्छाई की तरफ बढ़ेगा, बुरा सोचेंगे तो बुराई की तरफ बढ़ेगा। मैं बड़ा एक साधारण सा एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए हमारे समाज में 1000 लोग हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर 1000 में से 500 लोग ऐसे हो जाएं जो बुरी आदतों, नशे की तरफ या बुरे कामों की तरफ बढ़ेंगे, तो समाज को वही प्रभाव पड़ेगा। और अगर 5 लोग भी अच्छे काम के लिए आगे बढ़ेंगे तो समाज को परिवर्तन करने की तरफ बढ़ेंगे। मतलब जागरूकता एक बड़ी विषय है। जीवन उत्साह न्यूज का माध्यम भी यही है और मोटिव यही होने की वजह से हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आज मैं हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति का, हर डिपार्टमेंट के पास एक अलग अलग क्राइटेरिया बटा हुआ है। पीडब्ल्यूडी के पास हमारे रोड्स से संबंधित जिम्मेवारियां हैं। हमारे जल शक्ति विभाग के पास हमारे को पानी की सुविधाएं और इरिगेशन, सिंचाई को लेकर हमारे पास सुविधाएं हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तो उनका काम बिजली से संबंधित चीजों का ही है। ऐसे ही फॉरेस्ट विभाग है, तो वो हमारी वन संपदा से जुड़े हुए लोग हैं और उनकी जिम्मेवारियां कितनी हैं, क्या हैं और क्या वो निभा रहे हैं, कहां तक वो निभा पा रहे हैं, क्या हमारे जो वन्य जो हमारी संपत्ति है उसकी रक्षा कर पा रहे हैं। विषय बहुत गंभीर है कुछ लोगों के लिए, जो लोग अपने एनवायरमेंट से प्यार करते हैं, जो लोग अपनी वन संपदा से या प्रकृति से प्यार करते हैं। ये शायद उनके लिए बहुत बड़ा विषय है। जो लोग इससे प्यार नहीं करते हैं, उनको सिर्फ अपने से मतलब है, अपने स्वार्थ से, अपने काम, अपने धंधे से मतलब है, उनके लिए टॉपिक कतई भी जिम्मेवार नहीं है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके लिए टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है तो ये आपके काम नहीं आएगा। चाहे आप वन संपदा से, अपने जो एनवायरमेंट है उससे प्यार करते हो, प्रकृति से प्यार करते हो या नहीं करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप इस मुद्दे पर सीरियस नहीं हैं, तो आने वाला भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खराब होने वाला है। आप सोचेंगे कैसे? हालांकि आप जानते तो सब कुछ है, पर बात जागरूकता की है। देखिए, आज शहरों में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, अगर उनकी बात करें, या नॉर्मल जो सिटीज हैं, वहां पोल्यूशन ज्यादा है। अच्छा, क्यों पोल्यूशन ज्यादा है? क्योंकि वहां पर शहर बस गए हैं, तो वहां पर जो वन संपदा, जो पेड़ होते थे, वो पेड़ों को काट दिया गया। आज से 100 साल पहले सुना था आपने दिल्ली में या मुंबई में पोल्यूशन होता था? नहीं होता था। आज क्यों पोल्यूशन है? क्योंकि वहां पर शहरों के शहर बसते गए, तो वन संपदा को काटते गए। और मजे की बात समझने वाली ये है कि अगर आप एक पेड़ काट देंगे, उस पेड़ को वापस पेड़ बनाने में, मतलब उसको नहीं बना सकते, उसकी जगह नया पेड़ लगाने में आपको उस पेड़ जैसा बनाने के लिए 50 साल लग जाएंगे, 100 साल भी लग सकते हैं। और अगर एक इंसान इस धरती से चला जाए, तो उसकी जगह पर दूसरा इंसान तो पैदा ही नहीं हो सकता। लेकिन कोई दूसरा इंसान पैदा हो जाए तो 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में उसको रिकवर किया जा सकता है। यानी अगर कोई आदमी बीमार भी पड़ जाए, उसको चीर फाड़ भी कर दिया, टांके भी लगा दिए जाए, तो भी उसको रिकवर किया जा सकता है। किसी का किडनी खराब हो जाए तो किडनी रिप्लेस करके उसको ठीक किया जाता है। लेकिन पेड़ कट गया तो उसको वापस, दुनिया का कोई आदमी उसको वापस हरा नहीं कर सकता या उसको दोबारा नहीं लगा सकता। वो नया पेड़ ही लगाना पड़ेगा। यानी प्रकृति हमारे लिए अमूल्य धरोहर है।
तो इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे, और मेरे ख्याल से आप समझते भी हैं, मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है। पर अब क्योंकि मैं एक मुद्दे पे आ रहा हूं तो फिर आपको वो जरूरी है उस मुद्दे पे। मेरा निवेदन है आप लोगों से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसको आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को। अभी लाइव स्ट्रीम पे आप जुड़े हैं तो आप जरूर शेयर करें, और अगर आप कोई कमेंट भी करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट भी कर दें, क्योंकि वो कमेंट का भी मैं जवाब यहाँ कोशिश करूंगा आपको देने का। बहुत लंबे समय बाद मैं वापसी कर रहा हूं, तो अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारा जो दिमाग है वो कहीं डिस्टर्ब, बैलेंस नहीं है। चलिए, आज का जो मुद्दा मैं बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश वन विभाग की। जैसे कि मैंने आपको बताया, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर, माइनिंग डिपार्टमेंट का काम है अवैध रूप से जो खनन हो रहा है उसको रोकना। सभी विभागों की अपनी अपनी कार्यशैली है। हमारे फॉरेस्ट विभाग की अगर संपत्ति को काउंट किया जाए तो मुझे लगता है कि ये हिमाचल प्रदेश हो या जहां भी वनों का ज्यादा संरक्षण किया गया है, वो सबसे अमीर डिपार्टमेंट माना जाएगा अगर पेड़ों को देखा जाए तो। पर इसको हर जगह से बेच नहीं सकते, इसलिए सरकार ने बैन लगाया हुआ है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, एनजीडी इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं कि इनकी रक्षा की जाए। और इसकी रक्षा के लिए एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसको बनाया गया है वो काम करता है। समझने की बात यहां ये है कि हिमाचल प्रदेश हो या कहीं भी, दो तरह के वन हमारे पास हैं। एक जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, यानी सरकार जिनका संरक्षण करती है, सरकार के नाम पे वो प्रॉपर्टी जमीनें हैं, सरकार के पेड़ हैं। और एक हमारी प्राइवेट जिसका स्वामित्व हमारे किसानों के पास है। किसानों के पास जो स्वामित्व है जंगलों का वो बड़ा लिमिटेड है, बड़ा थोड़ा सा है। यानी कि एक किसान के पास 50 पेड़, 100 पेड़, 70 पेड़, 50 पेड़, 5 पेड़, 20 पेड़, 200 पेड़, 500 पेड़ ऐसे हो सकता है। कुछ पेड़ लगाते हैं, कुछ लोग किसानों ने पेड़ लगाए हैं ताकि वो कमाई का साधन बन सके। प्राइवेट लैंड होने के बावजूद भी सरकार ने उनके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आप कोई भी पेड़ काटेंगे तो सरकार की मंजूरी बहुत जरूरी है। मैं अभी आज एक मुद्दे पे आपको, पर्टिकुलर किसी मुद्दे पे नहीं ला रहा हूं, वो मैं आपको जल्दी लाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि फॉरेस्ट विभाग क्या उसमें कर रहा है। और अगर मैं आपके सामने जो मुद्दा रख रहा हूं उसको आपको आज समझना है कि इस मुद्दे में क्या गड़बड़ी है। आप कमेंट भी करिए क्या गलती हो रही है और क्या हो रही है। मान लीजिए किसान को पेड़ काटने हैं तो उसके लिए एक नियम बनाया है कि अगर उसको अपनी जमीन में से पेड़ काटने हैं तो पटवारी का पर्चा लेकर, और किस लिए उसको पेड़ चाहिए, तो 1 साल के अंदर वो 5 पेड़ काट सकता है। अगर चीड़ के पेड़ उसके पास है तो पेड़ उसको ही बोलेंगे। 5 पेड़ जो है वो काट सकता है। अब आम के तो किसी के पास 5 या 10 पेड़ होंगे नहीं, ये चीड़ का ही पेड़, क्योंकि हिमाचल में या हमीरपुर या एरिया में ज्यादा होता है। तो 5 पेड़ अगर उसको काटने हैं, मतलब 1 काटना है, 2 काटने, 5 तक उसको अनुमति मिल सकती है पेड़ काटने की। लेकिन उसको ये कारण बताना पड़ेगा कि ये 5 पेड़ वो किस लिए काट रहा है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उसको वो पेड़ काटने चाहिए। अब अगर कोई किसान ये 5 पेड़ काटता है, मान लो कटवाता है, खुद तो क्या काटेगा, मान लो किसी से भी कटवाता है, तो ये 5 पेड़ कटवा रहा है तो इसका एक परमिशन जो है वो कहीं ना कहीं विभाग से लेना पड़ेगा। और अगर वो विभाग से बिना पूछे, बिना इंटीमेशन दिए, बिना इंफॉर्मेशन दिए अगर वो पेड़ काट लेता है तो एक एक्ट के अनुसार उससे मतलब एक जुर्माना वसूल लिया जाता है। और इसी कानून की आड़ में, इसी एक लचीलेपन की आड़ में, और वो जुर्माना बहुत ज्यादा नहीं है, 5 एलपीए के अनुसार 400-500 रुपए का जुर्माना पर पेड़ पे है। इसी की आड़ में यहां पर करप्शन होता है, और इस करप्शन में किसान को लालच होता है कि उसका पेड़ बिक जाएगा और उसको फायदा मिल जाएगा। क्योंकि किसान पेड़ काटता क्यों है? या तो बालन बनाने के लिए, अपने घर में लकड़ी जलाने के लिए, अब पॉइंट को समझिएगा, और दूसरा मकान की इमारती लकड़ी बनाने के लिए। ये 2 ही कारण किसान के पास हैं पेड़ को काटने के। साहब, जब सरकार ने अब धुआं मुक्त सब परिवारों को कर दिया हुआ है तो चूल्हा भी बहुत कम लोग जलाते हैं, और जलाते भी है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो चूल्हा जलाने के लिए किसी पेड़ को काट कर रख लेगा
ये बहुत कम संभावनाएं हैं। चलो मैं मानता हूं थोड़ी बहुत संभावनाएं हो भी जाती हैं। चलो किसी आदमी ने अपने घर में कोई फंक्शन करना है, हमारे हिमाचल प्रदेश की कभी भी एक अच्छी परंपरा है कि वो घर में अभी भी रसोई बनाते हैं, जब शादियों ब्याह में किसी फंक्शन में तो लकड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए वो लकड़ी, उसके लिए वो अपने पेड़ काट सकता है, या फिर सरकार ने भी प्रावधान किया है कि उस फंक्शन के लिए वो सरकारी जंगल से भी पेड़ ले सकता है। तो साहब तब भी उसको परमिशन लेनी पड़ती है, तब भी वो सरकार के पास जाता है, साहब मेरा ये फंक्शन है और मेरे फंक्शन के लिए मुझे एक पेड़ दिया जाए, तो सरकार उसको देती है। शादी के लिए देती है, कोई किसी की डेथ हो जाती है तो इमरजेंसी में उसको पेड़ मिल जाता है, वो बाद में अनुमति ले लेता है, सब काम होते हैं, सरकार कोई मना नहीं करती है, एक आध पेड़ काट के जरूरत के लिए देती है। लेकिन जब बिना अनुमति के 5 पेड़ कोई किसान काटता है, देखिए मैं किसान के विपरीत नहीं बोल रहा हूं, मैं किसान के हक की बात कर रहा हूं। वो 5 पेड़ जो आप कटवाते हो, अगर आप बिना अनुमति के कटवाते हो तो आपको डैमेज रिपोर्ट डलती है, आपको मान लो 500 रुपए पर पेड़ पे डल जाता है, 400 डलता है, 500 डलता है, वो क्या डिपार्टमेंट के अनुसार है वो बात की बात है। वो 500 रुपए काट के वो लकड़ी क्या किसान के पास वेरीफाई होनी चाहिए कि भाई साहब आपने 5 पेड़ काटे, ये 5 पेड़ किस चीज के लिए काटे हैं? क्या वो मकान बना रहा था तो पंचायत उस पर लिखित देगी कि हाँ जी ये मकान बना रहा है और ये मकान इस जगह पे वेरीफाई हुआ है और यहां पर इसको ये लकड़ी चाहिए। और अगर वो बालन के लिए बना रहा है तो 5 पेड़ की लकड़ी या 2 पेड़ की लकड़ी या 3 पेड़ की लकड़ी वो वहां पर दिखनी चाहिए, उसकी वेरीफाई होनी चाहिए। ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी ना तो पुलिस की है, ना ये जिम्मेवारी पीडब्ल्यूडी की है, ना आईपीएच की है, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की है। ये जिम्मेवारी है फॉरेस्ट विभाग की, और इसके लिए गार्ड नियुक्त किए गए हैं जिनको सैलरीज दी जाती है। और गार्ड्स, फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं, उनका ये जिम्मेवारी होता है कि जब भी कोई कटान हो, कहीं पर कोई भी लकड़ी काटी जा रही हो, कोई भी पेड़ काटा जा रहा हो, तो जंगल में तो छोड़ेंगे नहीं, उसको उठा के कहीं लाएंगे। तो उस सामान को कहीं से दूसरी जगह ले जाना, उसके लिए भी उसकी गश्त होती है कि वो हमराही बनाकर उस सामान को वहां से परमिशन के साथ में भेजे। अब मुद्दा यहां ये आता है कि मान लीजिए बड़सर फॉरेस्ट विभाग में एक जगह पर 50 पेड़ कट गए, 50-60 पेड़ कट गए मान लीजिए, किसानों की ने कोई कंसेंट उनकी नहीं ली मान लीजिए, और वो किसी ठेकेदार से पेड़ कटवा लिए उन्होंने। अब वो मान लीजिए 10 किसानों ने 5-5 पेड़ कटवा लिए तो 50 पेड़ कट गए। तो 50 पेड़ों की जो लकड़ी है वो किस जगह इस्तेमाल हो रही है, ये जिम्मेवारी डिपार्टमेंट बताए। कौन लेगा कि ये लकड़ी जो है वो वाकई ही वहां लगी है जहां पर चाहिए थी, जहां पर ये किसान ने कंसेंट दिया था, जहां पर किसान ने चाहे बिना इंटीमेशन, बिना इंफॉर्मेशन के ही लकड़ी काट ली, तो भी ये लकड़ी उठा के तो आएगी कहीं से। तो ये उठ के जो आएगी ये कहां गई है, कहां नहीं गई है, ये जिम्मेवारी किसकी है? मेरा सवाल यहां ये है। तो बड़सर विभाग की मैं बात कर रहा हूं। मैं यहां पर आरओ साहब से बात करना चाहूंगा इस विषय पे कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई शिकायत आती है कि 50 पेड़ जो है वो यहां काट लिए गए और ये 50 पेड़ फलाने फलाने किसानों ने बिना इंफॉर्मेशन के कटवा लिए, मैं अभी जगह का नाम नहीं बता रहा हूं, मैं जल्दी वो भी बताऊंगा। तो ये 50 पेड़ किस जगह पर कटे हैं और किसकी अनुमति से कटे हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर अनुमति नहीं ली गई है तो उनके ऊपर जो डैमेज रिपोर्ट डाली है, वो डैमेज रिपोर्ट डालने के बाद ये किसने चेक किया, कैसे वेरीफाई किया कि लकड़ी सही जगह लगी है? क्योंकि हमारा मोटिव क्या है? लकड़ी को या पेड़ों को बचाना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शटरिंग के लिए अलग अलग तरह के जो ठेकेदार हैं वो शटरिंग के लिए पेड़ों को किसानों से लेकर आरों पर अवैध रूप से लकड़ी को कटवा रहे हैं और अवैध रूप से लकड़ी चिरवाकर वो शटरिंग के लिए कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई साहब अगर हमारे पेड़ों का इसी तरह से कटान होकर गलत तरीके से बालन बेचा जाएगा, क्योंकि बालन बेचने की भी प्रक्रिया है, तो उसमें सूखे पेड़ों की प्रक्रिया, किसान बेच सकता है सूखा पेड़, हरा पेड़ किसान बालन के लिए अगर बेच दे, चाहे परमिशन से ही बेचता है, तो भी गलत है। क्योंकि कोई भी विभाग हरे पेड़ों की परमिशन दे ही नहीं सकता। अगर उस किसान को अपने घर की जरूरत है तो उसके लिए दे सकता है, लकड़ी बनाने के लिए या किसी और चीज के लिए, लेकिन वो वेरीफाई करना जरूरी है कि वो वाकई उसी काम के लिए किया गया है। ऐसा जो गोलमाल हो रहा है, इससे हमारे जो वन संपदा है वो खत्म हो रही है। क्योंकि किसान भी पेड़ों को मालिक जरूर है, लेकिन किसान
पेड़ों को काटने का गलत तरीके से जिम्मेवार बने, ये कतई भी सही नहीं है। क्योंकि हमारी प्रकृति इसी वजह से आज देखिए मनाली में पीछे कितना त्रासदी हुई, ये क्यों हो रही है? क्योंकि पहाड़ों का अवैध रूप से कटान हुआ या प्रकृति में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, तो इन सबसे हो रहा है। तो ये आज हमारे लिए कितना खतरनाक है आने वाले समय में, ये हमें समझना पड़ेगा। तो आज मैं इस मुद्दे को आपके बीच में इसलिए लेकर आ रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश वन विभाग यदि अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकता तो फिर विभाग का फायदा क्या है? बड़सर उपमंडल से जुड़ा ये मुद्दा है, इसका समाधान कैसे होगा, ये आज मैं आपके बीच में लाइव लेकर आ रहा हूं। और हमारा एक संगठन जो मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, ये देखिए, जो करप्शन से लड़ने के लिए काम कर रहा है, जिसका नाम राष्ट्रीय एकता बल है। और ये संगठन जो है वो अब इन सब चीजों को लेकर काम करेगा, विभाग से रिटर्न में इसका मेमोरेंडम पूछेगा, रिटर्न में इससे सवाल करेगा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं इसमें जवाबदेही किसकी है। मैं मानता हूं किसान ने इंटीमेट नहीं किया, आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया, आपने किसान को डैमेज रिपोर्ट भी डाल दी, तो क्या समाधान हो गया? पेड़ तो कट गए साहब। आपने 500 रुपए डैमेज रिपोर्ट एक पेड़ पे ले ली, 5 पेड़ पे 2500 रुपए ले लिया, तो क्या 2500 रुपए में 5 पेड़ भरपाई कर सकते हैं? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे कानून में कमी है। तो फिर आप वन्य रक्षा की बात जो करते हैं वो हो ही नहीं सकती। फिर आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप लोग क्या देख रहे हैं, ये सब चीजें जो हैं वो हमें समझनी है। और इस मुद्दे को बड़े गंभीर रूप से आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी इस मुद्दे पर बात की है। जब अवैध रूप से बिरोजे का दोहन किया जा रहा था, उसको लेकर बड़सर में बहुत सारा जो एक लगाम लगना था वो लगा। हालांकि अब उसके ऊपर अभी दोबारा हम एक बार नजर मारेंगे, सर्वे करेंगे कि क्या वाकई ही बाकी क्षेत्रों में, जैसे बड़सर के अलावा नदौन में, हमीरपुर में, भोरंज में, अभी सुजानपुर में, क्योंकि हम लोगों को अभी वहां पर भी धीरे धीरे ये सब चीजें देखनी है कि क्या बड़सर में जैसे मुद्दे को थोड़ा सा हमने उठाया था तो कुछ कंट्रोल हुआ था, क्या वहां भी हुआ है? वहां पर भी हम अब धीरे धीरे लेकर आएंगे। और देखिए, करप्शन के ऊपर आवाज उठाना हमारा धर्म है, हम लोग जरूर इसके ऊपर बात करेंगे। और अगर आप भी करप्शन पर बात करना चाहते हैं, करप्शन के ऊपर आवाज उठाना चाहते हैं, तो आप हमारे संगठन राष्ट्रीय एकता बल के साथ जुड़ सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे ये वेबसाइट के ऊपर या राष्ट्रीय एकता बल .org पर आप जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में आपको इस बात को जरूर समझना है कि देखिए, मैं अभी एक फिल्म देख रहा था, जवान, शाहरुख खान ने एक फिल्म बनाई और उस फिल्म ने 1000 करोड़ का बिजनेस लगभग कर लिया, सुनने में आया है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, 500-800 करोड़ से ऊपर किया है। मैं उस फिल्म को देख रहा था तो उसमें मुद्दा क्या था? उसमें मुद्दा करप्शन ही था। मुझे ये समझ नहीं आया आज तक कि करप्शन पर बनने वाली फिल्मों में हम हजारों करोड़ रुपए टिकट के रूप में खर्च करके उनको अमीर बना देते हैं। 1000 करोड़ पे शाहरुख खान, फर्क क्या पड़ा साहब? करप्शन रुक गया। फिल्म में देख के आप आए, तालियां बजा के खुश होके, आपको इमोशन आए कि वाह, देश के लिए कोई कुछ कर रहा है। सब फिल्मों में दिखाने का मोटिव ये है कि आप उसको अप्लाई भी करें, कहीं ना कहीं अगर अच्छी बात है उसको अप्लाई करें। तो करप्शन से लड़ने के लिए आप क्या अप्लाई कर रहे हैं या क्या उस पर काम कर रहे हैं, ये आपको समझना है। करप्शन पे लड़ने के लिए हम कितनी तैयारी कर सकते हैं, ये आपको करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा ही आप अगर अपना जिम्मेवारी समझें तो लड़ा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सब मिलकर करप्शन को खत्म कर देंगे, लेकिन हम सब लोग आवाज उठाएंगे तो एटलीस्ट करप्शन में थोड़ा सा राहत तो मिलेगा। तो राष्ट्रीय एकता बल इसी तरह का एक संगठन है जो धीरे धीरे आपके गांव, आपकी पंचायतों में आपके साथ मिलकर काम करेगा। अगर आपकी पंचायत में कोई आपकी नहीं सुन रहा है, आपके सही जो काम होने अगर उनको नहीं कोई कर रहा है, तो राष्ट्रीय एकता बल आपकी मदद करेगा। अगर आपके गांव में, शहर में आपके किसी कार्य को कोई डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रीय एकता बल आपकी मदद करेगा। तो उसको लेकर आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। हम इन मुद्दों पर आपसे जो भी आपकी मदद है वो करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अभी ग्राउंड पे जल्दी मैं महीना 2 महीने शायद अभी नहीं आ पाऊंगा, पर लाइव के माध्यम से ही आपके मुद्दों को हम धीरे धीरे
अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं, अधिकारी हैं, उन तक भेजने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को रखा जाए। इस मुद्दे को लेकर मैं जल्दी ही पहले बात करूंगा, क्या विभाग ने इसके ऊपर किया है, विभाग इसके ऊपर क्या कर रहा है, उनकी क्या राय है, उनका क्या पक्ष है। हालांकि मैंने उनसे बात की थी, लेकिन मुझे पक्ष जो है उनका अभी वो उस तरह से जो बन सकता था वो उन्होंने अभी नहीं दिया है। उसमें बहुत सारे सवाल मैं उनके साथ रखूंगा। उन सवालों के माध्यम से हम आगे चलेंगे कि क्या अगर बिना इंटीमेशन के, बिना इंफॉर्मेशन के किसान पेड़ काट लेता है तो सिर्फ डैमेज रिपोर्ट डाल के खत्म हो जाती है, तो वो लकड़ी का क्या करते हैं, लकड़ी कहां जाती है, वो लकड़ी क्या उसके घर पे जो रखी जाती है, क्या वो आप वेरीफाई करते हैं कि वाकई उसके घर पे है? या ऐसा तो नहीं कि उसने सोचा चलो मुझे 500 रुपए तो पेड़ पे पड़ेगा, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, लकड़ी को सेल कर दें। क्योंकि 50 पेड़ों की लकड़ी ऐसा तो है नहीं कि कोई खड्डे में डाल के रख देगा, वो कहीं ना कहीं तो रखी होगी। तो उन पेड़ों की लकड़ी डिपार्टमेंट कैसे रिकवर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, किसानों के पास वो लकड़ी है भी कि नहीं है, ये बहुत सारे विषय हैं जो आपके बीच में आने बाकी हैं। तो आप लोग इस पे बने रहिए और जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए मैं विदा लेता हूं और इसी तरह से आगे हम आपसे